Hello everyone, very good morning. Today I am coming with the topic of the transfer and transmission of shares. आज हम लोग जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो है हमारा अंशों का हस्तांतरण एवं हस्तांकन। इनमें जो सेक्शन है वो सेक्शन 56 से लेकर 59 तक ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के सारे रूल्स मेंशन किए हुए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो लेट्स वी स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम लोग जिन कंटेंट्स को इंक्लूड करेंगे पढ़ेंगे उसमें है मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ द ट्रांसफ़र्स, हस्तांतरण का अर्थ और इसके प्रकार, कितने तरह के हस्तांतरण होते हैं या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन द मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। इसके बाद हम लोग हस्तांकन के बारे में पढ़ेंगे और एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम लोग ट्रांसफ़र वर्सेस ट्रांसमिशन। आखिर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में क्या अंतर होता है, या फिर कहें अंशों का हस्तांतरण एवं हस्तांकन में क्या अंतर है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, और पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। तो मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र में यदि हम लोग बात करें कि तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अंशों के हस्तांतरण से क्या आशय है। तो इट्स इन अ जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स टू ट्रांसफ़र द शेयर्स बाय द shareholder or by the owner of the shares to the other person। किसी अंशों के स्वामी के द्वारा अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना ही अंशों का हस्तांतरण कहलाता है। इट इज़ अ जनरल मीनिंग, ये एक सामान्य परिभाषा है। और थोड़ा सा हम लोग इसके डीप में चलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और क्या हो सकता है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड ईजिली द ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स। So the transfer of the shares means the transfer of ownership of the shares to one person to others। अभी हम लोगों ने कहा कि जो स्वामी है अंशों का, यदि वो सिर्फ अंशों को हस्तांतरित कर देता है तो उसको भी हम लोग हस्तांतरण कहते हैं या ट्रांसफ़र कह सकते हैं। और यदि इसको डीपली हम लोग डिस्कस करें तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है द प्राइम ओनर ऑफ द शेयर्स, या ये कहा जाए अंशों का स्वामी, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट हो या जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट किया है, अंशों का आवंटन किया गया हो, या जिसके पास में अंश प्रमाण पत्र हो, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। सो द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू द शेयर्स। अंशों के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करना। इट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर्स टू वन पर्सन टू द अदर्स। और हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इजी लैंग्वेज में क्या हो सकता है। सो द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीनिंग इज़ द रिमूविंग द नेम ऑफ ओनर फ्रॉम ROC रजिस्टर बाय इंसर्टिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। इसको ऐसा समझा जाए कि यदि एक व्यक्ति जो अंशों का स्वामी है, अ पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द शेयर्स, इफ़ ही वॉन्ट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स टू एनदर, यदि वो अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में ROC हम लोगों ने स्टार्टिंग चैप्टर से पढ़ा है, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचना देता है, इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, और ROC अपने रजिस्टर में जहाँ पर मेंबर्स का नाम होता है, शेयर होल्डर्स का नाम होता है, वहाँ से मेंबर का नाम हटा के किसी अन्य का नाम वहाँ पर इंसर्ट करता है या रिकॉर्ड करता है। इसको इस तरह से समझा जाए, सपोज करिए यदि मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ROC के रजिस्टर में मिस्टर ए के नाम की एंट्री होगी, न कि बी के। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करेगा, अंशों को बी को देना चाहेगा, तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में से
ए के नाम को रिमूव करके बी के नाम की एंट्री करेगा और ऐसा करने के बाद जो ओनरशिप होगी वो ए से ट्रांसफ़र हो जाती है बी को, या अंशों का स्वामित्व ए से बी की तरफ चला जाएगा। Here the another part, how can we understand who is the transferor and the transferee? हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन ट्रांसफरर है और कौन ट्रांसफरी है? तो ट्रांसफरर वो होगा जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है। जैसे अभी हम लोगों ने ए और बी का एग्जांपल लिया, तो ए कहलाएगा ट्रांसफरर, और जो बी है हु वांट टू परचेज द शेयर या हु वांट टू एक्सेप्ट द शेयर, जो अंशों को खरीदना चाहता है या अंशों को स्वीकार करना चाहता है, इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफरी, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफरी। तो दो पार्ट्स होते हैं ट्रांसफ़र के केसेस में, वन पार्ट इज़ द ट्रांसफरर एंड द अनदर पार्ट इज़ द ट्रांसफरी। एक होगा अंशों को हस्तांतरित करने वाला और दूसरा जो हिस्सा होगा या दूसरा जो आपका पक्ष होता है, साइड होता है, वो ट्रांसफरी का होता है। तो सुपुर्दगी करने वाला और सुपुर्दगी प्राप्त करने वाला, ये दो पार्ट्स होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के केस में। हु विल डू ट्रांसफ़र द शेयर इज कॉल्ड द ट्रांसफरर। अ पर्सन हु वांट टू या who wish to transfer the share is called the transferor, and who will receive the shares, और वो जो शेयर्स को रिसीव करना चाहता है या रिसीव कर रहा है is called the transferee। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि यदि ए और बी के हम उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं तो ए आपका ट्रांसफरर होगा और बी ट्रांसफरी होगा। आगे हम लोग जब अभी और कंटिन्यू करेंगे अपने आज के इस लेक्चर को, तो देखेंगे, इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे। मैं इसको चार्ट वाइज आपको बताऊंगी, कुछ चार्ट में मैं पर्टिकुलरली चीज़ों को लिख कर रखूंगी और वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको समझने में और भी आसानी हो। Now here I am taking an example for clearing the doubts about the who is the transferer and who is the transferee। आप लोगों को यदि confusion होगा कि कौन ट्रांसफरर है कौन ट्रांसफरी है, तो उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। इफ़ मिस्टर ए वांट टू ट्रांसफ़र शेयर टू मिस्टर बी, हियर ए ट्रीटेड एज ट्रांसफरर एंड बी ट्रीटेड एज द ट्रांसफरी। ये ध्यान में रखिएगा कि यदि हम लोग ए बी का एग्जाम्पल को ले रहे हैं तो ए जो शेयर्स को बेचना चाहता है या जो शेयर्स को देना चाहता है किसी अदर पर्सन को, ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो ट्रांसफरर होगा, और बी जो शेयर की रिसीविंग करेगा वो ट्रांसफरी कहलाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यू कर, हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की बात कही थी तो कहा था पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। फिर हम लोगों ने जब प्रॉस्पेक्टस की या इशू ऑफ द शेयर्स की बात कही तो कहा अ पब्लिक कंपनी कैन अरेंज द फंड बाय इशूइंग ऑफ द शेयर्स। एक पब्लिक कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी अंशों का निर्गमन करके फंड को रेस कर सकती है पब्लिक के थ्रू। प्राइवेट कंपनी के केसेस में हम लोगों ने कहा कि प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो शेयर्स को मार्केट में सेल करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती हैं। ये हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट कुछ पुराने लेक्चर्स में किया था। तो यहाँ भी है कि अब यदि बात हम लोग ट्रांसफ़र की करते हैं तो अ पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफ़र शेयर्स वेरी इजली। इट मीन्स द पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको बहुत आसानी के साथ में हस्तांतरित किया जा सकता है। बट अ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, होते हैं ट्रांसफरेबल बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। इनके साथ में कुछ प्रतिबंध होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कंपनी को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनको प्राइवेट कंपनी फॉलो करते हुए ही अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करा सकती है या उसके शेयर होल्डर अपने ट्रांसफ़र को किसी अदर पर्सन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आसानी के साथ में, या ये कहा जाए कि
एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्र होता है। कोई भी शेयर होल्डर इसका अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। बट इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की गाइडलाइंस से जब प्राइवेट कंपनी गवर्न हो रही है तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसके साथ में इम्पोज की जाती हैं, या इनको उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। इसके बाद ही ये कंपनियां अपने शेयर्स को, इन कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स की। हम लोग बात करेंगे कि कितने तरह का हस्तांतरण अंशों का होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहला जो है उसकी हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ द अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ द फ्रॉड ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग बोलते हैं जाली हस्तांतरण। तो फ्रॉड ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो फ्रॉड ट्रांसफ़र का मतलब हुआ ट्रांसफरिंग शेयर्स बाय पुटिंग फ्रॉड सिग्नेचर। यदि कोई व्यक्ति शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर जाली सिग्नेचर करते हुए, तो उसको कहेंगे हम लोग फ्रॉड ट्रांसफ़र, या उसी को हम लोग कहते हैं जाली हस्तांतरण। नाम भी इसका है फ्रॉड, तो फ्रॉड का मतलब हुआ जाली। इसको इस तरीके से समझा जाए कि सपोज़ यहाँ मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। सपोज दैट सी इज़ द ओनर ऑफ शेयर्स। सी एक वो व्यक्ति है जो शेयर होल्डर है या अंशों का मालिक है। ए एंड बी, हियर द टू टाइप्स ऑफ द पर्सन। आपको दिख रहा होगा कि ए और बी दो यहाँ पे और भी मैंने व्यक्तियों को लिया हुआ है, दो और भी पर्सन हैं। जो ओनर है वो सी है। ए पुटिंग फ्रॉड साइन ऑन द शेयर्स और द डीड कह लीजिए। यदि ए शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है और ट्रांसफ़र करने के बाद वो इस पर जाली सिग्नेचर करके या जाली अपने हस्ताक्षर करता है और उसको बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर जो सी है वो तो रियल शेयर होल्डर है, या कहा जाए कि यही वो वास्तविक व्यक्ति है जो अंशों का मालिक है। ही इज़ द ओनर ऑफ द शेयर्स। तो ए कैसे बी को बेच सकता है? तो ए ने यदि सी के शेयर सर्टिफिकेट को या किसी भी तरीके से फ्रॉड सिग्नेचर बनाते हुए, फ्रॉड करते हुए बी को शेयर ट्रांसफ़र कर दिए या बेच दिए, तो बी तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ही हो गया, क्योंकि ये शेयर्स को रिसीव कर रहा है, परचेज कर रहा है। लेकिन ए यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफ़रर दिखा रहा है, जबकि ए ट्रांसफ़रर नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर का जो मालिक है, द ओनर ऑफ द शेयर इज़ हियर सी। मिस्टर सी जो है वो अंशों के स्वामी हैं। तो इसको इस तरह से समझा जाए कि ए ने बी को शेयर ट्रांसफ़र किए, जबकि सी जो है वो असली स्वामी है अंशों का, और ए पुटिंग द फ्रॉड साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स, वो गलत तरीके से या जाली हस्ताक्षर से बी को शेयर बेच रहा है या बी को शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रॉड ट्रांसफ़र, या इसको कहते हैं हम लोग जाली हस्तांतरण। एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर किया जाए। फ्रॉड ट्रांसफ़र के कंडीशन में शेयर होल्डर जो भी व्यक्ति होगा वो शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करता है, बल्कि कोई अदर पर्सन जो शेयर का ओनर नहीं है, हु इज़ नॉट द ओनर ऑफ द शेयर्स, वो अपने जाली सिग्नेचर से, वो अपने फ्रॉड सिग्नेचर्स को करते हुए शेयर्स को किसी अन्य पार्टी को सेल करता है। तो ये कहलाता है, ये जो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, इस ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं फ्रॉड ट्रांसफ़र या जाली हस्तांतरण।
इसके आगे फ्रॉड ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ी और चीज़ों को जाना जाए। इन दिस केस सी कैन, क्या इसमें कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि भाई ए ने तो बी को शेयर दे दिया, तो यहाँ पर फ्रॉड ट्रांसफ़र की कंडीशन में सी जो रियल ओनर है उसका क्या होगा। तो इन दिस केस सी कैन रिटर्न शेयर्स फ्रॉम बी एंड डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। दो स्थितियाँ यहाँ बनती हैं। एक तो मिस्टर सी जो कंपनी जो शेयर का मालिक है वो अपने शेयर्स को मिस्टर बी से बैक कर सकता है, वापस ले सकता है, और कंपनी से कंपनसेशन की या क्षतिपूर्ति की या जो डिमांड मनी होगी उसको ले सकता है। तो दो यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। एक तो सी रिटर्न कर सकता है बी से शेयर, या फिर वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है कंपनी से। ये दो चीज़ें मिस्टर सी कर सकता है। सी के पास ये दो राइट्स हैं। देन व्हाट इज़ द फ्रॉड शेयर ट्रांसफ़र। तो फ्रॉड शेयर ट्रांसफ़र में क्या होता है, तो इन फॉर्ज ट्रांसफ़र नेवर हैज़ लीगल इफ़ेक्ट। कोई भी इस पर वैधानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या किस तरह से नहीं पड़ता है, तो मैंने कहा सी अपने शेयर्स को वापस भी ले सकता है और सी कंपनी से कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकता है, दोनों है। देन द व्हाट इफेक्ट ऑन द पार्टीज, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। इफ़ ट्रांसफ़र डन, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। इफ़ ट्रांसफ़र डन, यदि हस्तांतरण हो गया, मिस्टर बी ने रिसीव कर लिया और ये हस्तांतरण पूरा हो चुका है, साथ ही साथ में आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसने अपने रजिस्टर में से मिस्टर सी के नाम को हटाकर मिस्टर बी के नाम की एंट्री कर दी। If transfer done and removed the name of the share from ROC register, main shareholder can renamed their name in ROC register। इसका मतलब हुआ कि वो जो अंशों का स्वामी है वो आरओसी के यहाँ से यदि रजिस्टर में से या सदस्यों में से उसका नाम काटा जा चुका है और उस पर एंट्री हो चुकी है जिसने शेयर्स को प्रेजेंट में लिया हुआ है, तो जो ओरिजिनल इसका शेयर होल्डर होगा, ओनर होगा जो शेयर्स का, यहाँ पे सी ओनर था, वो मेन शेयर होल्डर कैन एंटर देयर नेम अगेन आरओसी रजिस्टर। वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचित करेगा, इन्फॉर्म करेगा और रजिस्टर में जहाँ से उसका नाम काट दिया गया है वहाँ पर वो फिर से उसकी एंट्री करा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या सिचुएशन बनती है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा हो सकता है इफ़ शेयर सर्टिफिकेट इशूड टू अदर, यदि कंपनी ने नए ट्रांसफ़र के बाद जो नया शेयर होल्डर है उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, अंश प्रमाण पत्र भी दे दिया, पुराने वाले का नाम काट के नए वाले के नाम की एंट्री भी कर दी, तो ओनर ऑफ शेयर्स कैन नॉट रिकॉर्ड द नेम बट ही कैन डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। तो ऐसी कंडीशन में यदि शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है नए व्यक्ति को, नए पर्सन को जो ट्रांसफरी था उसको, तो वहाँ पर फिर से नाम रिकॉर्ड नहीं करा सकता है पुराना शेयर होल्डर। हाँ, वो कंपनी से कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी का फॉल्ट है कि कंपनी ने बिना देखे हुए बिना जाने हुए शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। दूसरा, इफ़ ओनर डू नॉट इन्फॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम, यदि एक निश्चित समय में जो भी कहीं मेंशन नहीं है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यदि फ्रॉज का केस हो रहा है, जाली हस्तांतरण हो रहा है, तो फ्रोज्ड कंडीशन में उस रीजनेबल टाइम में, उस समयावधि में पुराना शेयर होल्डर है उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए। इफ़ ओनर डू नॉट इन्फॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम टू कंपनी फॉर द फ्रॉजरी, इस तरह का कुछ उसके साथ जालसाजी हुई है, इस फ्रॉजरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो ओनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केसेस। इस पूरे केस में ओनर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जो व्यक्ति इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि उसके साथ में जालसाजी हुई है वो इस केस के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।
और यदि वो इफ़ ही इन्फॉर्म टू कंपनी विद इन रीजनेबल टाइम तो कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ओनर ऑफ द शेयर्स। वो कंपनी शेयर होल्डर जो होगा या कंपनी अंश के स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगी और वो वहाँ पे कंपनसेशन देगी। बात करेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो ट्रांसफ़र के केस को पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स फुली वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है। अपनी इच्छा से कोई भी शेयर होल्डर अदर पर्सन को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स ये वॉलेंट्री नहीं होता है। इट इज ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू वन टू अदर्स, ये भी वही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंशों का हस्तांतरण होना ही ट्रांसमिशन भी कहलाता है या हस्तांकन भी कहलाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है उसकी हम लोग बात करें। द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो भी होंगे इसमें ड्यू टू डेथ ऑफ ओनर ऑफ द शेयर्स, जो मालिक होगा अंशों का यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो, अदरवाइज या फिर कहा जाए ड्यू टू अनसाउंड माइंड ऑफ द ओनर, यदि वो व्यक्ति जो ओनर है वो मानसिक तौर पे बीमार हो जाए या उसको कोई ऐसी डिसीज़ हो जाए कि वो काम ना कर सकता हो या उससे कंपनी को कुछ लॉस हो सकता है तो शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और तीसरी जो कंडीशन होती है इन ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के अंतर्गत। तो कानून के अंतर्गत मतलब यदि सपोज करिए जो ओनर है उसने कोई फ्रॉड किया या वो टेररिस्ट निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में या ये मालूम चला कि जो हमारा शेयर होल्डर है वो एनिमी कंट्री में रहता है, वो हमारे शत्रु देश में रहता है, तो यहाँ पर कंपनी उसके शेयर्स को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसमिट कर सकती है या ऐसे शेयर्स का ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी, वहाँ वो व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं करेगा बल्कि कंपनी खुद ऐसे शेयर्स को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ट्रांसमिशन जो होता है ये वॉलेंट्री नहीं होता है, ऐच्छिक नहीं होता है, जबकि जो ट्रांसफ़र होता है वो ऐच्छिक होता है। इसको अब हम लोग थोड़ा डीपली आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, यू आर सीइंग वन लाइन ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो विच इज़ कम्स अंडर द सेक्शन 56 टू 69। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी इस चीज़ को कहा था, जो 56 से लेकर 59 तक में आते हैं। तो मैं यहाँ पे सेक्शन 56 सॉरी फॉर दैट 56 और 59 इस पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं और आप लोगों को उस एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को एलाबरेट करके समझाऊंगी कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। हियर द ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स अंडर द सेक्शन 56 टू 59। जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होगा इट इज़ द वॉलेंट्री। यहाँ मैंने डाला है कि ट्रांसफ़र ऑफ जो शेयर्स होता है ये आपका वॉलेंट्री होता है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में आपने देखा होगा मैंने लिखा हुआ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मैंने यहाँ डाला हुआ है बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। और दूसरी जो कंडीशन होती है बाय डेथ। ट्रांसमिशन जो होगा वो ड्यू टू डेथ या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये दो हमने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन का केस होता है, हस्तांकन की जो स्थिति होती है, वो यदि किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या ऑपरेशन ऑफ द लॉ में उसके बारे में कोई इनलीगल चीज़ें मालूम चलती हैं, कोई कानून से इतर बातें पता चलती हैं, तो भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो सकता है या किया जाता है। अब इसमें मैं एक ले रही हूँ, सपोज़ करिए कि हम यदि कोई AB लिमिटेड नाम की कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और AB लिमिटेड की कंपनी यदि इस्टेब्लिश हो रही है तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी अपने फ़ंड को रेस करती है या अपने फ़ंड की रिक्वायरमेंट को, अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए
शेयर इशू करती है। तो AB लिमिटेड की कंपनी बनी और इसने अपने शेयर इशू कर दिए, और इसने अपने जब शेयर इशू किए हैं तो मिस्टर ए को इसने 1 लाख इक्विटी शेयर दिया। हम लोग ये सारी चीज़ें अनुमान पे कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। मिस्टर ए को यदि इसने 1 लाख शेयर इशू कर दिए तो इक्विटी शेयर कितने हुए मिस्टर ए के पास? 1 लाख। तो यहाँ पे ये 1 लाख शेयर्स का मालिक होगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चल रहे हैं। यदि मिस्टर ए मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं कि मिस्टर ए को शेयर इशू किया जब कंपनी ने, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया ए ने कंपनी को, और इसको 1 लाख इक्विटी शेयर इशू भी हो गए। अब यदि मिस्टर ए अपने इन शेयर्स को किसी अन्य को या किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो मान लीजिए यदि मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी वॉलेंट्री। यहाँ पर दोनों ही तैयार होंगे, ए भी तैयार होगा और बी भी। ए आपका शेयर सेल करने के लिए तैयार होगा और बी शेयर को परचेस करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ ये केस बनता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का। इसको हम लोग कहेंगे अंशों का हस्तांतरण, क्योंकि ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक। दूसरा यदि इसी को हम लोग केस में लें, इफ मिस्टर ए हु इज़ द ओनर ऑफ द 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर, यदि ये 1 लाख इक्विटी शेयर इसके पास हैं और ये मिस्टर बी को ट्रांसफ़र, अभी मिस्टर बी की हम बातें ही कहेंगे, मिस्टर ए की यदि डेथ हो जाती है और ऐसी कंडीशन में जो शेयर्स होंगे वो अपने आप कंपनी ट्रांसमिशन करेगी। ट्रांसमिशन का मतलब इससे जुड़े हुए किसी नॉमिनी को देगी। जब इसने शेयर के लिए एप्लीकेशन भरा होगा तो उसमें नॉमिनी का नाम डाला होगा कि ए के न रहने पर कौन व्यक्ति इन शेयर्स का मालिक होगा, तो वो शेयर ट्रांसमिशन के थ्रू या उन शेयर्स को ट्रांसमिट कर देगी कंपनी मिस्टर ए के नॉमिनी के नाम पे, या जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसका नाम एप्लीकेशन के टाइम में मिस्टर ए ने भरा होगा उसको चला जाएगा। इट इज़ द केस ड्यू टू डेथ बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। मिस्टर ए यदि अनसाउंड माइंड हो जाए या दिमागी तौर पे पागल हो जाए, या ये इसको कोई ऐसी डिसीज़ हो जाए जिससे कंपनी को घाटा हो सकता है या कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में ए अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं भी करना चाहेगा तो भी कंपनी अपनी कंपनी का फ़ायदा या गुडविल को बचाने के लिए ए के शेयर को किसी और को ट्रांसमिट कर सकती है या करती है। तो ये केस कहलाएगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यदि ऑपरेशन बाय लॉ होगा तो वो क्या होगा, मान लीजिए मिस्टर ए के बारे में पता चले कि ये किसी एनिमी कंट्री में है, ये हमारे या ये जो है ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी इसके शेयर को ट्रांसमिट कर देगी जिसको कंपनी चाहेगी, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी इसके 1 लाख इक्विटी शेयर्स को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगी और ए वहाँ से ए के ऊपर तो चूँकि मुकदमा चलने लगेगा, वो उस मैटर को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए अब शेयर होल्डर नहीं रहेगा इक्विटी शेयर्स का, ये शेयर किसी कंपनी किसी और को दे देगी। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन हुई। आगे हम लोग बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ये रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और द ट्रांसमिशन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं या कैसे कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, तो उस पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसफ़र डीड, जहाँ पे लिखा हुआ है शेयर SH4। SH4 का मतलब हुआ शेयर होल्डर फॉर्म 4। यहाँ पे यदि ट्रांसफ़र करना है शेयर को, यदि कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करना चाहता है तो हम कैसे मानेंगे कि कौन सा हम लोग प्रोसेस फॉलो करें और कब ये हमारा शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए सबसे पहला काम होगा ट्रांसफ़र डीड को भरना। तो ट्रांसफ़र डीड के लिए क्या चीज़ें होती हैं, वो जो फॉर्म होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC से लेना होता है और वहाँ पर ये इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं SH4 शेयर होल्डर फॉर्म 4, इसको भरना होता है और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र डीड या इसी को कहते हैं हम लोग हस्तांतरण संलेख। ये क्या होता है, इसमें वो सारी चीज़ें बेसिक सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं
डीड में कि नेम ऑफ द शेयर होल्डर क्या है, या अंशधारक का नाम, उसका पता, उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र डीड में लिखी जाती हैं। इसके बाद क्या होता है सेकेंड प्रोसेस में, कंप्लीट ऑफ द ट्रांसफ़र डीड को पूरा किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टैंप, जैसे ही हम आरओसी से या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ट्रांसफ़र डीड या एसएच फॉर्म 4 डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि भाई हमको शेयर से ट्रांसफ़र करना है या शेयर हम बेचना चाहते हैं, तो आरओसी कंपनी से जैसे ही हमको सर्टिफिकेट मिलता है उस पर स्टैंप आरओसी लगा देता है, या आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अपनी स्टैंप लगाएगा, अपनी सील उस पर प्रिंट करता है, उसके बाद उस पर डेट मेंशन करता है। डेट कौन सी मेंशन करेगा, जिस डेट को हम फॉर्म की डिमांड कर रहे हैं या हमने आरओसी के ऑफिस से फॉर्म को लिया है उस डेट को वहाँ पे लिखता है। एंड एग्जीक्यूटेड साइन, और साथ में इसमें उस व्यक्ति को साइन करना होता है जो ये फॉर्म आरओसी से ले रहा है, या आरओसी के यहाँ जाकर जिसने फॉर्म की डिमांड की है वहाँ पर उस व्यक्ति से सिग्नेचर कराया जाता है। इसके बाद इस फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा, पूरा भरा जाएगा, और भरने के बाद इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, तो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रपत्रों की प्रस्तुति, कौन कौन से अटैच होंगे, कौन कौन से संलग्नक लगते हैं, तो सबसे पहले लगता है ट्रांसफ़र डीड, ये जो हमने फॉर्म SH4 लिया है इसको लगाते हैं। दूसरा हम लगाते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब जब कंपनी ने के पास हमने अप्लाई किया है कि हमको शेयर चाहिए और कंपनी ने उस पर हाँ कहा है और आपको शेयर अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट दे दिया है या अंश आवंटन का प्रमाण पत्र दिया है, तो उसको भी यहाँ पर सबमिट किया जाता है या डॉक्यूमेंट के साथ में उसको लगाया जाता है। ये भरने के बाद डीड में किन किन इन्फॉर्मेशन को हम लोग भरेंगे, तो डीड में हमने आपको बता दिया सारी इन्फॉर्मेशंस रहेंगी ना। शेयर होल्डर अपना नाम लिखेगा, शेयर होल्डर अपने नंबर ऑफ शेयर लिखेगा, और उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो शेयर सर्टिफिकेट नंबर या अंश प्रमाण पत्र का नंबर है वो लिखता है। उसके साथ में वो नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने लिए हैं, कुल अंशों की संख्या क्या है, ये सूचना, अपना पता, एड्रेस, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट आवंटन का प्रमाण पत्र भी इसके साथ में लगाता है। और इसको विदिन 60 डेज, किस डेट से, इस डेट से जो डेट यहाँ पर मेंशन की जाती है या वो डेट जिस डेट को आपने फॉर्म SH4 लिया है आरओसी से, वो डेट से 60 दिन के अंदर विदिन 60 डेज आपको ये डॉक्यूमेंट फिल करके जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। कौन सबमिट करता है या किसका, या इसको सबमिशन जो यदि करना है तो कौन करेगा, तो इट इज़ सबमिटेड बाय द ट्रांसफरर और बाय द ट्रांसफरी। इसको ट्रांसफरर भी सबमिट कर सकता है जो आपका शेयर होल्डर है, और जो ट्रांसफरी जिसको शेयर देना चाहता है, उन दोनों में से कोई भी इसको ले जाकर आरओसी में जमा कर सकता है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफरर या ट्रांसफरी में से कोई भी इसको सबमिट कर सकता है। आगे क्या होता है इस पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ट्रांसफर डीड लॉस्ट और ट्रांसफ़र आफ्टर 60 डेज, ये जो 60 दिनों का बीच का हमारा समय मिलता है, 60 डेज़ का जो हमारे पास ये जो ड्यूरेशन है, टाइम है, इसमें यदि ट्रांसफ़र डीड खो जाए या फिर ये जो ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना है, यदि हम इस डॉक्यूमेंट को, इन प्रपत्रों को 60 दिन के बाद सबमिट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग क्षतिपूर्ति पत्रक। ये क्षतिपूर्ति पत्रक क्यों भरा जाता है, इन केस यदि ट्रांसफ़र डीड लॉस्ट हो गई है, खो गई है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि सर्टिफिकेट पर शेयर वारंट यदि उसके नाम पर है या उस सर्टिफिकेट पे उस व्यक्ति का नाम नहीं है और वो बियरर है, तो कोई भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में, और यदि लेट हो रहा है, जो टाइम बाउंड है, 60 दिन से ऊपर हो रहा है, तो ये मानते हुए आरओसी के ऑफिस में
जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ हम सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जाएंगे तो इंडेमनिटी बॉन्ड वो एक पत्र भरवा लेता है आरओसी ऑफिस से कि इन केस यदि कोई फ्रॉजरी का केस होता है, कोई जालसाजी का मामला आता है, तो जिस व्यक्ति ने इसको सबमिट करने आया है, जो पर्सन वहाँ पे सबमिट करने गया होगा, उससे वो फॉर्म फिलअप कराएंगे, उसका सिग्नेचर, उसका पता सब लिखवा लेते हैं कि यदि फ्यूचर में कोई जालसाजी का केस होता है तो वहाँ पर इस संबंधित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति ली जा सके, इससे कंपनसेशन लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? जो इंडेमनिटी बॉन्ड को भर रहा होगा। तो ये हम लोगों ने रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र में देखा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। क्या चीज़ है उस पर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। राइट टू द ट्रांसफरी टू ऑब्जेक्ट द ट्रांसफरर। अब यहाँ देखिए दो बातें आती हैं। अभी कहा गया कि ट्रांसफ़र डीड गुम गया है या 60 दिन के बाद सबमिट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आरओसी तो इंडेमनिटी बॉन्ड को भरवा लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर ट्रांसफ़र हो गए, शेयर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो क्या ऑब्जेक्शन किया जा सकता है? क्या ट्रांसफरी के पास कोई अधिकार है कि वो शेयर लेने से मना कर दे? तो ऐसा तब होता है जब ट्रांसफरी को ये मालूम चले कि ट्रांसफरर के शेयर्स में कोई प्रॉब्लम है, या इस ये जो शेयर्स हमको ट्रांसफ़र कर रहा है इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो शेयर लेने से मना कर सकता है। वो ट्रांसफरर को ये कह सकता है कि ये शेयर मुझे नहीं चाहिए। तो कैसे वो इस चीज़ को करेगा? तो नोटिस गिवन ट्रांसफ़र, नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? आरओसी में। देन आरओसी में नोटिस देने के बाद ट्रांसफ़र डीड सबमिट कर देगा। वो जो आपका हस्तांतरण संलेख है उसको उसके साथ में अटैच करेगा। और पार्टली पेड अप शेयर्स हैं। पार्टली पेड अप मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि किसी शेयर की कीमत सपोज कर लीजिए 10 रुपये है और उस पर 6 रुपये पेड अप हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि पार्टली पेड अप शेयर है और लगता है ट्रांसफरी को कि इससे आगे जाकर उसको घाटा होगा या इसने अभी पैसे नहीं भरे हैं, तो वो वहाँ पर ये शेयर्स लेने से मना कर सकता है। तो इसके लिए वो SH5 फॉर्म फिल करता है। SH5 शेयर होल्डर फॉर्म 5 को फिल करेगा और विदिन 2 वीक मतलब जब ट्रांसफ़र हो रहा है उससे 2 सप्ताह के अंदर वो इस SH5 को आरओसी के यहाँ सबमिट करेगा कि उसे शेयर नहीं चाहिए, या ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टू गेट और द परचेज द कंसर्न शेयर्स। आगे क्या होगा हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो शेयर हेल्ड इन द डीमेटरलाइज। अब हम लोग देखिए बात करेंगे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की कि आज 2 तरह की चीज़ें हम लोग सुनते हैं। अभी तक हम लोगों ने कहा कि यदि मैनुअल सिस्टम के थ्रू हो रहा है, फिजिकली यदि हम लोग शेयर्स को सेल कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि जहाँ पर मैनुअल सिस्टम के थ्रू होता है, तो वहाँ पर तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ा वो करना होगा। लेकिन आज सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। डीमैट्स अकाउंट्स के थ्रू में परचेजिंग ऑफ द शेयर्स और द सेलिंग ऑफ द शेयर्स होता है। खरीद फरोख्त जितनी भी होती है वो अब हम लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं। यदि कंपनी के शेयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो यदि कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर रजिस्टर्ड हैं, तब ये फॉलो उसको सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या फॉलो करेगा? सेल्ड हेल्ड इन द डीमेटरलाइज। यदि डीमैट सिस्टम के थ्रू में शेयर्स को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो वहाँ अभी तक किए गए प्रोसेस को हम लोगों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो सकता है? नो ट्रांसफ़र डीड रिक्वायरमेंट। यदि ऑनलाइन सिस्टम से शेयर्स की सेलिंग परचेजिंग हो रही है तो कोई ट्रांसफ़र डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये ध्यान में रखिएगा। यदि फिजिकल हो रही है तब तो हमको प्रोसेस को करना है, और यदि नहीं है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग ने देखा कि ट्रांसमिशन वॉलेंट्री नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन यदि कंपनी कर रही है तो मैंने कहा 2 केसेस हो सकते हैं। डेथ हो सकती है, या अनसाउंड माइंडेड हो जाए व्यक्ति, या फिर इन ऑपरेशन
ऑफ लॉ या कानून संगत हो या नियम संगत हो, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर जो भी नॉमिनी होगा एप्लीकेशन टाइम में, एप्लीकेशन टाइम कब, जब कंपनी के शेयर परचेस करने की बात कही गई थी उस समय जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा वो यहाँ पर शेयर का मालिक होगा, या उसको ये शेयर ट्रांसमिशन के केस में उसको वो शेयर दिए जाते हैं जो नॉमिनी के तौर पे जिसका नाम मेंशन होता है। डेथ के केस में, सिर्फ मृत्यु की दशा में, यदि शेयर होल्डर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे जुड़े हुए व्यक्ति को या उसके उत्तराधिकारी को या जिसका नाम उसने अपने नॉमिनी में दिया हुआ है उसको ये शेयर ट्रांसमिट किए जाते हैं या उसका ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। नो ट्रांसफर डीड रिक्वायर्ड, यहाँ पर डेथ की कंडीशन में कोई ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए। और तो मैंने कहा कि डेथ के केस में एक इन्फॉर्मेशन हम लोग आरओसी को देते हैं कि शेयर होल्डर की डेथ हो गई है और वहाँ पर जो नॉमिनी होगा उसको ट्रांसमिशन हो जाता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि जब यदि डेथ का केस है तो वोटिंग राइट उस व्यक्ति के पास नहीं होगा जो नॉमिनी है। रीज़न उसका होता है कि इन्फॉर्मेशन कन्वे करने से लेकर आरओसी के नॉमिनी को पुट करने में और पुराने शेयर होल्डर के नाम को रिमूव करने में एक टाइम पीरियड लगता है। तो उस टाइम पीरियड तक उस नॉमिनी के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, कोई भी मतदान का अधिकार नहीं होगा। जब उसका नाम रजिस्टर में एंटर कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसके पास वोटिंग राइट हो जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑफ द लॉ के केस में कोई भी ट्रांसफ़र डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो शेयर्स होते हैं ये ऑटोमेटिक कंपनी किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बाय द रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है, यदि वो प्रतिनिधि या नॉमिनी शेयर्स को बाद में नाम चढ़ने के बाद आरओसी के रजिस्टर में एंट्री होने के बाद यदि शेयर को सेल करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। और इन केस ऑफ द डेथ ऑफ ऑपरेशन के केस में, और ये वैलिड भी होता है, पूरी तरह से वैध भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस की बात करेंगे ट्रांसमिशन में कि यदि ऑपरेशन ऑफ द लॉ है तो कोई पार्टनरशिप कोई भी ट्रांसफ़र डीड नहीं भरी जाएगी, कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा, डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो जाता है, कंपनी शेयर को किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफ़र कर देती है, ये ट्रांसमिशन कहलाएगा। और यदि डेथ का केस है तो जो नॉमिनी होगा उसको आरओसी अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री करेगा, उसके नए नाम को इंसर्ट करेगा, इसके बाद ही इसको वोटिंग राइट मिलता है। और ऑपरेशन ऑफ द लॉ में यदि ट्रांसमिशन हो रहा है या शेयर का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर जैसे ही शेयर किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं या कंपनी जब उन शेयर्स को किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर देता है तो और तुरंत ही इमीडिएटली उसके पास वोटिंग राइट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा कि एबी कंपनी एबी लिमिटेड अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करा रही है और अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए शेयर इशू कर रही है। ए को 1 लाख इक्विटी शेयर भी दे रही है। हम लोग यदि ट्रांसमिशन के केस को डिस्कस करते हैं तो मिस्टर ए की डेथ की कंडीशन में शेयर उसको मिलेंगे जो नॉमिनी होगा। सपोज कर लीजिए यदि मिस्टर ए ने अपने एप्लीकेशन में मिसेस ए या मिसेस अपनी वाइफ के नाम को एंट्री किया हुआ है या अपने बेटे के नाम को किया हुआ है, सन को, तो जैसे ही उसकी डेथ होगी वो शेयर्स उस व्यक्ति को ट्रांसमिशन कर दिए जाएंगे और उसके पास वोटिंग राइट तब तक नहीं होगा जब तक आरओसी के रजिस्टर में मिस्टर ए की वाइफ का नाम रजिस्टर्ड न हो जाए। जब तक उसका नाम इंसर्ट नहीं होगा तब तक उसको वोटिंग राइट नहीं होगा। अब इसी को दूसरे एस्पेक्ट में देखें, यदि मिस्टर ए अनसाउंड माइंडेड हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए यदि मेंटली या उनको कोई भी बीमारी है उस डिसीज़ को वो रिकवर करते हुए ठीक हो जाते हैं तो ट्रांसमिशन के बाद वो क्लेम करेंगे कोर्ट में कि ये शेयर मुझे वापस किए जाएं या कंपनी को कहेंगे कि आप मेरे शेयर्स मुझे वापस करिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनी एक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि ट्रांसमिशन के बाद यदि पुराना शेयर होल्डर डिमांड कर रहा है, अपने शेयर्स को रिटर्न मांग रहा है, तो उसको ऐसे शेयर नहीं दिए जाएंगे। जो नया शेयर होल्डर होगा वो वैलिड होगा, वही उस शेयर का मालिक माना जाएगा। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.